नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज हम आधुनिक एकांकी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर भुवनेश्वर द्वारा रचित एकांकी ऊसर पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। आधुनिक हिंदी एकांकी में भुवनेश्वर का स्थान अति महत्वपूर्ण है। भुवनेश्वर प्रसाद का जन्म सन 1910 में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। वे बचपन से ही जीनियस थे। उन्होंने इब्सन, बर्नार्ड शॉ, ऑस्कर वाइल्ड, सिगमंड फ्रायड, D.H. लॉरेंस जैसे लेखकों की रचनाएं कंठस्थ कर ली थी। एकांकी को जन जीवन के निकट लाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। भुवनेश्वर की कला पर पश्चिम का अत्यधिक प्रभाव रहा है। उनकी तकनीक तथा विषय सभी पर बर्नार्ड शॉ, इब्सन और D.H. लॉरेंस का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है। अतः उनका अनुकरण करते हुए भुवनेश्वर ने हिंदी में असंगत नाट्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने एकांकी के कथ्य और शिल्प में नवीन और प्रयोगशील वृत्तियों का समावेश किया। अपने रचनात्मक वैशिष्ट्य और साहित्य संघर्ष के बावजूद उनका व्यक्तित्व हमेशा विवाद का विषय बना रहा, जिसका असर उनकी साहित्यिक रचनाओं पर भी पड़ा। उनकी चारित्रिक विद्रूपताएं भी उनके व्यक्तित्व के साथ जुड़ती चली गई और उनके साहित्य चिंतन का मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ, या हुआ भी तो संदर्भ बदल गया। उनके बारे में अनेक तरह की किंवदंतियां, अफवाहें गढ़ी गई। उन्हें अराजकतावादी, अर्धविक्षिप्त और आवारा किस्म का जीनियस कहकर प्रसारित किया गया। उनके अभिशप्त जीवन की परिणति विक्षिप्त मृत्यु में हुई। सुधीर विद्यार्थी ने लिखा है, जिंदगी को कला मानने वाले यही भुवनेश्वर, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जैसे छोटे से शहर में पैदा होने और इंटरमीडिएट तक शिक्षित होने के बावजूद इलाहाबाद जैसे शहर में एक इंटेलेक्चुअल होवा के रूप में छा गए थे। स्वयं अपनी जिंदगी को बिखरने, टूटने से रोक न पाए। भुवनेश्वर बस 1.5 साल के थे कि उनकी माता का देहांत हो गया। फिर पिता श्री ओंकार बख्श ने चमेली देवी से दूसरी शादी की। बाद में चमेली देवी और दूसरे सौतेले भाई बहनों के कारण परिवार में कलह का वातावरण बन गया और इसका नकारात्मक प्रभाव भुवनेश्वर के जीवन पर पड़ा। आर्थिक अभाव और व्यापारिक हानि के कारण पिता श्री ओंकार बख्श दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतानों की परवरिश में अधिक रम गए और भुवनेश्वर अंततः अभावग्रस्तता में उपेक्षित होते गए। उनके जीवन की उदासी और अवसाद के पीछे पारिवारिक पृष्ठभूमि भी थी। भुवनेश्वर की एकांकी यात्रा में एक तरफ जीवन के कटु वास्तविकताओं के उद्घाटन का घोर यथार्थवादी मूल्यांकन है, तो दूसरी तरफ मनुष्य के भीतर बढ़ती हुई अर्थ लोलुपता का उद्घाटन भी है। आज मनुष्य चांद और मंगल पर जाने के लिए उतावला है, लेकिन अपने आसपास के सामाजिक मानवीय सवालों के प्रति चुप है। आज संकट के इस दौर में मनुष्य की जिंदगी कमरे की सजावट की तरह होकर रह गई है। इस एकाकीपन और बिखराव को भुवनेश्वर ने अपनी पूर्व रचित एकांकी तांबे के कीड़े और इस एकांकी ऊसर 1938 में बखूबी उजागर किया। द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता के बाद व्यक्ति अत्यधिक संत्रस्त हो उठा था। इस भयावहता ने
घोर अनास्था, निराशा, घुटन, निरर्थकता और जीवन के बेतुकेपन को एब्सर्ड नाटकों के रूप में अभिव्यक्त किया। एब्सर्ड नाटककारों के अनुसार व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक के कालखंड को जबरदस्ती जी रहा है। मशीनी विकास ने मनुष्य के समूचे जीवन को पराधीन बना दिया है और विनाश के आतंक ने उसमें निराशा, कुंठा और संत्रास भर दिया है। उसके आंतरिक और बाह्य जीवन का यथार्थ परस्पर अलग अलग है और दोनों की टकराहट से विसंगतियां बढ़ रही है, जिसके कारण एक तरफ अकेलापन बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ पारिवारिक संबंधों में बेतुकापन, अनर्गलता और अनाचारिता बढ़ रही है। हिंदी में एब्सर्ड नाटकों की इस चेतना के प्रथम प्रयोक्ता भुवनेश्वर है। उनके लेखन में एकांकियों के माध्यम से एक तरफ आधुनिक समाज के प्रति तीव्र वितृष्णा, प्रबल आक्रोश और विद्रोह का भाव प्रकट हुआ है तो दूसरी तरफ नए राष्ट्रीयता का स्वर भी उभरा। सन 50 का दशक भुवनेश्वर के साहित्यिक जीवन का महत्वपूर्ण समय है। तब वे आर्थिक मोर्चे पर लड़ते हुए मानसिक विक्षिप्तता के शिकार हो गए थे। भुवनेश्वर प्रारंभ से ही स्वतंत्र यायावारी वृत्ति और अराजक ढंग से जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। साहित्य संसार में अपनी लगातार उपेक्षा और शराब की लत में डूबे रहने के कारण वे अंततः निराश और आत्मकेंद्रित होते चले गए। शमशेर जी ने उन्हें संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन भुवनेश्वर संभालने से संभलने वाले व्यक्ति न थे। वे लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद के बीच भटकते हुए लगातार हताशा और निराशा के शिकार हो रहे थे और अंततः मानसिक विक्षिप्तता को प्राप्त हुई। यह दुर्भाग्य है कि भुवनेश्वर सामाजिक आर्थिक मोर्चे पर तिल तिल कर मरते रहे, शहर दर शहर की ठोकरें खाते रहे, पर संभल न सके। भुवनेश्वर जैसे जीनियस लेखक की यह तस्वीर बड़ी भयावह है। अपने को गूदड़ों में लपेटे, अरसे से बाल दाढ़ी बढ़ाए, शायद बरसों से नहाए भी नहीं, टाट बोरी को लपेटे लपेटे भुवनेश्वर बनारस में यहाँ वहाँ भटकते रहे और अंततः नवंबर सन 1957 को बनारस में सोनारपुरा की सड़क पर एक लावारिस लाश पड़ी मिली, जिसे लोग भिखमंगे की लाश कह रहे थे। समाज सेवी सालिग्राम ने लाश का दाह संस्कार किया। वह लाश भुवनेश्वर की थी। एकांकी ऊसर के द्वारा भुवनेश्वर ने मध्यवर्गीय अभावग्रस्तता और जिंदगी की विपन्न स्थितियों को ही स्वर दिया। यह पहली बार सन 1938 में हंस पत्रिका में छपा था। बाद में उनके विख्यात एकांकी संग्रह कारवा तथा अन्य एकांकी में छपा। इस एकांकी के मुख्य पात्र है लड़का, गृहस्वामी सिबेल, गृहस्वामिनी मिसेस सिबेल अर्थात कुसुम, युवक ट्यूटर, मोटी रमणी, छोटी लड़की और 2 लड़कियां। पूरा एकांकी एक ही दृश्य बंद में समाप्त हो जाता है। मध्य वर्ग के एक ड्राइंग रूम में ही पूरे नाटक का प्रस्तुतिकरण संपन्न हो जाता है। इस एकांकी में मध्य वर्ग के जीवन तथा उसके अंदर की चेतना को अत्यधिक यथार्थवादी तरीके से व्यक्त किया गया है। मध्यम वर्ग के जीवन को जैसे चरित्र जीते हैं, उन्हीं प्रकृत चेष्टाओं और घर बैठक में होने वाले छोटे मोटे कार्यकलापों के भीतर से जीवन की सच्ची तस्वीर इस एकांकी में उतारी गई है। एकांकी का मध्यम वर्ग प्रथम विश्व युद्ध के बाद का मध्यम वर्ग है, जो फैशन या केवल बातें करने के लिए गांधी और समाजवाद की चर्चा करता है। मध्यम वर्गीय समाज के जीवन में असंगतता, नीरसता, ऊब, पलायन, अनिर्णय
उदासीनता एवं व्यर्थ बोध निहित है। लेखक ने मध्यम वर्ग की कुंठा, निरर्थकता, विडंबना व ऊब का चित्रण करते हुए उनके जीवन की उद्देश्यहीनता व निस्सारता को व्यक्त किया है। लेखक का मानना है कि मध्यम वर्ग जीवन की आस्था, विश्वास, परंपरा, संबंध व स्नेह से कटकर नीरस व ऊसर जीवन जीने को बाध्य है। मध्यम वर्ग के जीवन की अवधारणा ही बदल चुकी है। यह वर्ग उल्लास व उत्सुकता से शून्य होकर जीवन को अनमने भाव से ढोए जा रहा है। नाटक जहां से शुरू होता है वहीं से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। नाटक के सारे चरित्र एक नकली और बनावटी जीवन जीने के लिए बाध्य हो गए हैं। लड़का कुत्ते को जूते से सहलाता है, ट्यूटर को 2 महीने से ट्यूशन का पैसा नहीं मिला है और वह एक इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। गृह स्वामिन की सोच है कि विक्टोरिया जैसे मूल का कोई हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। गृह स्वामी को लगता है कि आने वाली जनरेशन, चाहे वह बिल्लियों की हो या सांपों की, हमसे अच्छी होगी। सारे चरित्र एक के बाद एक नए विषय पर उखड़ी बातें करते रहते हैं जो उलझुल सा लगता है। प्रसंगहीन, संदर्भहीन बातें केवल बात करने के लिए करते हैं, उनका कोई सांदर्भिक महत्व नहीं होता। नाटक की चरम सीमा वहां है जहां सभी मिलकर एक कागजी खेल खेलते हैं। अपने दिमाग में, इच्छाओं में जो है वह बिना सोचे समझे कागजों पर लिखते हैं, जैसे बाथरूम, कमरा, बिजली, पेराम्बुलेटर, सेक्स आदि। कमरा, बाथरूम, सेक्स, साजनफ रोड, क्या कहना है। यही है ऊसर, एक ऐसी चेतना की धरती जिस पर कुछ महत्वपूर्ण उगने को नहीं है, जो केवल बंजर है, अर्थात जहां भीतर से केवल खोखलापन है, जिसे बातों से ढका जाता है और ऊंची ऊंची बातों से आकर्षक बनाया जाता है। इस एकांकी में न कथा वस्तु है और न ही संघर्ष या द्वंद्व। गृह स्वामी सिबेल जैसे मध्यम वर्गीय घरों में बिगड़े हुए बेकार लड़कों को पढ़ाने के लिए रखा गया ट्यूटर पात्र एक सांकेतिक अभिव्यक्ति करता है विद्रोह का, जो इस नाटक की अंतिम परिणति माना जाता है। 8 वर्ष के लड़के व युवक ट्यूटर की मनोदशा का उत्तम चित्रण एकांकी में है। एकांकी में गृह स्वामी के घर का दृश्य है जहां उसकी पत्नी और लड़का है। उसके घर में बाहर से आने वाले लोगों में मोटी रमणी, छोटी लड़की, 2 लड़कियां तथा ट्यूटर है। सभी गृह स्वामी के ड्राइंग रूम में बैठे हैं और अपने खाली समय को व्यतीत करने के लिए विचित्र खेल खेलते हैं, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध, गांधी जी, विक्टोरिया, सोशलिज्म आदि विषयों पर केवल निरर्थक बातें होती है। ट्यूटर अपनी फीस मांगना चाहता है, किंतु गृह स्वामी उसे निरर्थक बातों में उलझाता है, अतः वह चला जाता है। एकांकी में किसी का कोई उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। आज यहां क्यों मिले हैं, कहां जाना है, सिनेमा या घूमने, गाना कौन गाएगा, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। उनकी आपसी बातों का भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। खेल में वे कुछ शब्द लिखकर अपनी खोखली मानसिकता, दिखावा और उदासीनता प्रकट करते हैं, जिसका प्रयोग वे निश्चित उद्देश्य या अर्थ के लिए नहीं करते, अपितु बिना सोचे समझे ही करते हैं। एकांकी में भुवनेश्वर ने छोटे छोटे संवादों के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। उनके संवाद अद्भुत एवं अनुपम है तथा सफल नाटकीय घटना विन्यास का संयोजन है। वे एक ही पात्र से लगातार संवाद कराते यथा वे गृह स्वामी से लगातार संवाद कराते रहते हैं। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। गृह स्वामी, क्या हम लोग यही बैठे रहेंगे, कहीं घूम आए? गृह स्वामी, खाना खाकर चलेंगे, सिनेमा या और कहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके संवाद असंगत नाट्य एकांकी की दृष्टि से टूटे हुए हैं, जो मानसिक संघर्ष के परिचायक है। इस एकांकी के सभी पात्र
उबाने वाले हैं। जीवन तथा उससे जुड़ी समस्याओं के प्रति नकार का भाव सभी पात्रों में विद्यमान है। यह एकांकी चित्रण की दृष्टि से कुछ उलझा हुआ है। इसमें किसी व्यक्ति का कोई खास चरित्र नहीं है। गृह स्वामी मध्यम वर्गीय परिवार का ऐसा मुखिया है जिसके सामने दैनिक जीवन की कोई योजना नहीं है। वह अनिर्णय की स्थिति से ग्रस्त है। ट्यूटर एक मनोविश्लेषक है। वह अपना कार्य अत्यंत सावधानी पूर्वक करता है। उसके संवाद उसके रहस्यमय व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। मोटी रमणी अतीत के सुख का ही गुणगान करती है। वह कुछ इस प्रकार कहती है, मैं तो वह कुछ नहीं जानती, लेकिन अभी विक्टोरिया से कोई मलिका हो जाए तो फिर ठीक हो जाए। दुनिया में यह जो तबाही विक्टोरिया के मरने के बाद आई। युवक कहता है, विक्टोरिया क्या करेगी? मोटी रमणी, तुम्हारा तो कहीं पता भी न था। विक्टोरिया के ही राज्य में तो सुख था। इस प्रकार अलग अलग पात्र अलग अलग व्यक्तित्व रखते हैं। एकांकी में लेखक ने मध्यम वर्ग की कोरी वाग विलासिता एवं बौद्धिक दिवालियेपन पर चोट की है। खेल के माध्यम से पात्रों की मनोग्रंथियों का चित्रण भी बखूबी किया गया है। पात्रों की मनस्थितियों को उभारने व हाव भाव को अंकित करने की दृष्टि से यह एक अत्यंत सफल एकांकी है। गृह स्वामी का ट्यूटर के प्रति बर्ताव वर्तमान समाज में शिक्षकों की स्थिति व्यक्त करता है। एकांकी का शीर्षक एकदम सार्थक व उपयुक्त है। ऊसर का आशय अनुपजाऊ या बंजर भूमि से है। एकांकी के अध्ययन से यह साबित होता है कि मध्यम वर्ग का जीवन भी एकदम बंजर है, जिसमें रचनात्मकता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का सर्वथा लोप हो चुका है। निस्संदेह यह एकांकी मध्यम वर्गीय चरित्र की परतें उतारने के लिहाज से एक सफल एकांकी है। प्रिय श्रोताओं, आप इस एकांकी का अध्ययन करें, इसके मर्म को समझने की कोशिश करें और आनंद लें। धन्यवाद। नमस्कार।